So hello, hi class 7 students, my name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Motion 678. So बच्चा बारी आपके गौतम भैया ले आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे द ग्रेट गुप्तास के बारे में, समझेंगे देखेंगे कि भैया कुषाण एम्पायर के बाद क्या कुछ हुआ, गुप्तास का राइज कैसे हुआ, कौन गुप्ताज के अंदर महान राजा महाराजा हुए जिन्होंने भारत और भारत की संस्कृति के लिए बहुत से अचीवमेंट्स करे, और उस टाइम पर इंडिया के अंदर भारत के अंदर क्या कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें होते हुए देखने को मिले। सो बच्चा जी, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं भारत के क्लासिकल एज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना टाइम वेस्ट करे, बट उससे पहले हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देगा जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक भी जरूर देगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बच्चा जी शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और बात करते हैं गुप्तास की। सो देखिए, जब हम गुप्ता एरा की बात करते हैं बच्चा, सो 3rd सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी तक का जो पीरियड है उस दौरान हमें गुप्तास देखने को मिलते हैं। गुप्तास के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग फील्ड में, चाहे आर्ट हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे साइंस हो, चाहे गवर्नेंस हो, इन सब फील्ड्स के अंदर हमें डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिले। यहां तक कि गुप्ता एम्पायर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर, यानी कि प्रेजेंट डे जो हमारा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसपास का रीजन है, वहां पर हमें गुप्ता एम्पायर रूल करता हुआ देखने को मिलता था। अगर गुप्ता एम्पायर की हम बात जब करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पीरियड को क्लासिकल एज बोला जाता है क्योंकि इस समय पर भारत के अंदर काफी ज्यादा कल्चरल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स वगैरह हमें होते हुए देखने को मिले, जिसको हम आगे चल करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो आप चाहे कोई भी फील्ड उठा करके देख लीजिए, चाहे लिटरेचर की बात करिए, चाहे आर्किटेक्चर की बात करिए, चाहे और बहुत सारी चीजों की बात करिए, साइंस की बात करिए, मैथमेटिक्स की बात करिए, हर तरफ इस दौरान गुप्तास के समय पर हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें होते हुए देखने को मिले। इस दौरान हम देखते हैं बच्चा जी कि भारत के अंदर और भी बहुत सारी डायनास्टीज थी जो गुप्तास के साथ साथ रूल कर रही थी, जैसे वकाटका हो गए, साथ ही साथ साउथ के अंदर पल्लवाज हो गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कामरूप हो गए। तो अलग अलग डायनास्टीज जो है हमें यहां पर देखने को मिलती हैं, और इस समय पर ही हम देखते हैं कि महान जो हमारे मैथमेटिशियन हुए आर्यभट्ट, वराहमिहिर, या बहुत ग्रेट संस्कृत पोएट हुए कालिदास, इन सब का हमें जो है जिक्र गुप्ता पीरियड के दौरान ही देखने को मिलता है, जिसे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आगे चलने से पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अगर आप इन नोट्स को बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है, आप वेबसाइट के ऊपर जाकर के इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैप्टर्स के नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो फटाफट से जाएं, इन नोट्स को डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं गुप्तास के राइज के बारे में। सो देखिए, मेरे साथ पिछले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कुषाण एम्पायर के बारे में पढ़ा कि कैसे जो कुषाण एम्पायर था वो भारत के अंदर रूल करता था। कमेंट्स के अंदर मुझे बताना कि कुषाण एम्पायर का ग्रेटेस्ट किंग कौन था। तो कुषाण्स की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर इनका ठीक ठाक कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। खास तौर पर सिल्क रूट पर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल हमें यहां पर देखने को मिलता था। अब आगे चल करके हम क्या देखते हैं कि जब कुषाण एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उसी समय पर हम देखते हैं कि गुप्ता डायनास्टी का हमें जो है एक तरीके से अमर्जेंस होता हुआ देखने को मिलता है। ये जो गुप्ताज हैं बच्चा जी, ये प्रेजेंट डे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के आसपास का इलाका है, वहां पर रूल करते हुए हमें देखने को मिलते थे, और विद द टाइम ये एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर के अंदर खुद को भारत में एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। हम देखते हैं कि गुप्तास के समय में ही आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, हर फील्ड के अंदर डेवलपमेंट्स हमें होते हुए देखने को मिले, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ
चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड की जब हम बात करते हैं तो इनके समय पर हमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिले। अगर आप आज भी देखें तो दिल्ली के अंदर आपको मेहरौली में आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ये आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है गुप्तास के टाइम का है। आप मान करके चलिए कि लगभग 1600 ईयर्स ओल्ड है और आज भी ये आयरन पिलर वैसे का वैसा ही खड़ा है। इसके ऊपर आपको जरा सी भी रस्टिंग देखने को नहीं मिलती। तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से क्या एडवांस मेटलर्जी जो है गुप्तास के टाइम पर हुआ करती थी। अब आप खुद देखो ना यार, आज अगर आप कोई लोहे का डंडा लेकर के आओ, है ना, कोई आयरन की रोड लेकर के आओ और उसे थोड़े टाइम बाहर ऐसे ही छोड़ दो तो भैया वो 2-3 महीने में ही उसके ऊपर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। यस और नो, हो जाती है नहीं हो जाती? कई बार तुम लोगों ने अपनी बाइसाइकिल्स के ऊपर भी देखा होगा, कई बार तुम लोगों ने अपनी साइकिल्स के ऊपर भी नोट करा होगा कि हमारी साइकिल के ऊपर भी कई कई जगहों पर रस्टिंग आ जाती है। तो आप देखो कि आज भी 1600 साल बाद भी, यानी कि 1600 ईयर्स से ज्यादा हो गए हैं, इसके बावजूद भी गुप्तास का जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन था वो हमें आज भी वैसा का वैसा यूं का तू खड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो हमें पता लगता है कि उस टाइम पर जो मेटलर्जी थी, मेटलर्जी का मतलब क्या कि जो मेटल्स के अंदर काम करने का तरीका था आयरन के साथ, कॉपर के साथ, वो कितना ज्यादा एडवांस था कि आज भी वो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन वैसे का वैसा खड़ा है और हमें गुप्ता पीरियड के बारे में, गुप्तास की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी बच्चा जी ये देता है। आगे चल करके हम क्या देखते हैं कि जब गुप्तास की बात आती है, वैसे तो गुप्ता डायनास्टी के अंदर, गुप्ता एम्पायर के अंदर बहुत से राजा महाराजा हमें होते हुए देखने को मिले, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है बचा वो चंद्रगुप्त सेकंड के फादर हमें देखने को मिलते थे। अब कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया ये चंद्रगुप्त तो मौर्य वाले चैप्टर में भी था। तो बेटे वो चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना, जो इन चंद्रगुप्त से लगभग 600-700 साल पहले हुआ। ठीक है, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन रखी, मौर्यन एम्पायर को फाउंड करा। कालिदास जिनके साथ हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर हम गुप्ता डायनास्टी की बात कर रहे हैं और चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के फादर थे समुद्रगुप्त। हम देखते हैं कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर बचा। इनके समय पर हम देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर काफी ज्यादा एक्सपैंड हमें होता हुआ देखने को मिला। आस पड़ोस के राजा महाराजाओं को इन्होंने हराया। यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट, जो प्रेजेंट डे आपको असम वाला रीजन देखने को मिलता है, वहां पर भी जो कमरूप डायनास्टी थे उनके राजा को भी हरा करके आए थे। यहां तक कि जो साउथ के अंदर पल्लवास डायनास्टी थी, उनके राजा महाराजाओं को भी इन्होंने समुद्रगुप्त जी ने हराया था। तो समुद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया। जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो गुप्ता डायनास्टी के सबसे इंपॉर्टेंट किंग के तौर पर हमें समुद्रगुप्त ही देखने को मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जो प्रयागराज के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में वहां से काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। चंद्रगुप्त के ही कोर्ट पोएट हुए थे, यानी कि चंद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने इस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर समुद्रगुप्त के कंक्वेस्ट के बारे में बताया। तो समुद्रगुप्त की कोर्ट में ही हमें हरिसेन देखने को मिलते हैं, जो बताते हैं कि भैया उनके राजा ने कहां कहां पर जीत हासिल करी, उनके राजा ने किन किन राजाओं को हराया। तो कहीं ना कहीं हम मान करके चलते हैं कि समुद्रगुप्त का मेन मकसद क्या था कि वो भारत को यूनिफाई करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरा भारत उनके कंट्रोल में हो, और इसको उन्होंने नाम क्या दिया था? धारानी बंध। धारानी बंद का इन्होंने नाम दिया था। तो इसके अंदर ये क्या करते थे कि जिन भी राजा महाराजाओं को ये हराते थे, जिन भी किंग्स को ये हराते थे, आसपास के रूलर्स को हराते थे, उनको एक तरीके से उनकी जमीन पर इनका कब्जा हो जाता था। हालांकि ये क्या करते थे, काफी सारे राजाओं को ये कहते थे कि भैया एक काम करो, आप ही रूल करते रहो अपनी अपनी जगहों पर, बट अब आप मेरे अंडर रह करके काम करोगे। आपको जो है मुझे क्या देना पड़ेगा? ट्रिब्यूट्स वगैरह देने पड़ेंगे, आपको जो है मुझे टैक्सेस के अंदर शेयर वगैरह देना पड़ेगा। तो कई एरियाज पर हम क्या देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं को जीता, उनकी लैंड को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया कि भैया चलो हटो, अब ये मेरा है। कई जगहों पर हम क्या देखते हैं बच्चा कि इन्होंने जिन राजाओं को हराया, उनको कहा कि ठीक है भैया आप हार गए हो, बट कोई बात नहीं, आप जो है क्या करो, रूल करते रहो, बट बदले में मुझे ट्रिब्यूट्स वगैरह देते रहना, टैक्सेस वगैरह से शेयर
कर देते रहना, पैसा बराबर आना चाहिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस टाइम पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हमें होते हुए देखने को मिले आर्ट, लर्निंग, ट्रेड की फील्ड के अंदर। हरिसेन जो है बताते हैं कि भैया समुद्रगुप्त के टाइम पर गुप्ता एम्पायर, गुप्ता किंगडम बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था, वेल्दी था। अब आप कहोगे कि भैया हरिसेन तो उसका दरबारी कवि था, है ना, उसकी कोर्ट पोएट था, वो तो अपने राजा को खुश करने के लिए कुछ भी लिख सकता था, हमें क्या पता। बट बच्चा इस टाइम पर हमें काफी सारी चीजें ऐसी मिली जो बताती हैं कि समुद्रगुप्त के टाइम पर या गुप्ता एम्पायर के टाइम पर प्रॉस्पेरिटी थी, पैसा था। और ये हमें कैसे पता लगता है? हमें ये पता लगता है गोल्ड क्वाइन से। अब आप बताओ, अगर कोई राजा गोल्ड क्वाइंस इशू कर रहा है तो इसका मतलब पैसा है ना भैया, पैसा है ना भैया। पाकिस्तान की तरह नहीं कि मांग करके काम चल रहा है, नहीं, अपना पैसा है भैया, गोल्ड है अपने पास, तभी तो ये सोना इशू कर पा रहा है, सोने के सिक्के इशू कर पा रहा है। तो हमें यहां पर काफी सारे गोल्ड क्वाइंस इस टाइम पीरियड के मिले, जिसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता लगा। हमें देखने को मिला कि कैसे समुद्रगुप्त जो है वीणा बजा रहे हैं। आपने अगर माता सरस्वती जी की फोटो देखी हो तो आपने देखा होगा माता सरस्वती के हाथ में वीणा होता है। तो उसी तरीके से समुद्रगुप्त की भी अगर हम बात करते हैं तो वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट्स में मुझे बताना। हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजा रहे हैं, तो पता लगता था कि भैया इनका काम सिर्फ लड़ना ही नहीं था, इन्हें म्यूजिक भी बहुत पसंद था, रिफ्रेशमेंट्स पर भी ये काम करते थे। साथ ही साथ हमें पता लगता है कि ये भी अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। आप मुझे कॉमेंट्स में बताना, हमने पिछले चैप्टर के अंदर अश्वमेघ यज्ञ के बारे में पढ़ा था, तो क्या आपको याद है या भूल गए हो, बताना मुझे। तो अश्वमेघ यज्ञ के बारे में इन्होंने करा, वो हमें पता लगता है कैसे कि काफी सारे स्पेशल क्वाइंस इन्होंने इशू करे जिसमें दिखाया गया। साथ ही साथ अगर हम विष्णु पुराण की बात करें तो जितना भी हमारे भारत के कल्चर में, भारत की संस्कृति में पुराण हमें देखने को मिलते हैं, तो जो पुराण है वो हमें बताते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में और उस टाइम की बाकी चीजों के बारे में। जैसे कि विष्णु पुराण के अंदर हमें पता लगता है गुप्ता एम्पायर के बारे में कि भैया कैसे गुप्ता एम्पायर जो है अनुगंगा, प्रयाग यानी कि जो प्रेजेंट डे इलाहाबाद वाला रीजन है, यूपी का रीजन है, साकेत यानी कि अयोध्या के आसपास का इलाका, मगध यानी कि बिहार के आसपास का इलाका, इन एरियाज के अंदर कैसे ये रूल करते थे और किस तरीके से नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के ऊपर अलग अलग पार्ट्स के ऊपर इनका कंट्रोल बचा जी हमें यहां पर देखने को मिलता था। तो कुल मिलाकर के गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनास्टी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमें काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है इस टाइम पर देखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट किंग, सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन हुए बच्चा जी? समुद्रगुप्त हुए। ठीक है, तो देखो यहां तक अगर आपका किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बच्चा बिना किसी हेजिटेशन के अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो। आपने क्या करना है, टाइम स्टैम्प डालना है जहां पर भी डाउट है और मेरे से पूछना है, मैं श्योरली उसका कमेंट्स में आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर किसी बच्चे का और भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी रीच कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, दी गौतम लखानी, THEGAUTAMLAKHANI, दी गौतम लखानी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। काफी सारे बच्चे मुझे वहां पर भी टेक्स्ट करते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछते हैं, तो आप भी अपना डाउट्स वगैरह वहां पर मेरे से क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो बच्चा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसी बात पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किया ना भाई तो मैं नाराज हो जाऊंगा, सिंपल सी बात है। देखो तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, अब देखिए क्या है बच्चा कि आप कहोगे कि सर देखो ऐसा है, आप तो झूठ बोल रहे हो, सारी बातें जो आप बता रहे हो अच्छी अच्छी यहां पर वो तो इन लोगों ने खुद ही लिखी, इनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी, वो तो कुछ भी लिख सकते अपने राजा को खुश करने के लिए। बट बच्चा इस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि एक चाइनीज ट्रैवलर भी भारत आया जिसका नाम था फाहिन। फाहिन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो एक चाइनीज ट्रैवलर था। टेंशन मत लो, कोरोना लेके नहीं आया था अपने साथ, डर रहे हो बैठ करके कि भैया चाइनीज आ गया क्या, कोरोना लाया था क्या, नहीं। तो ये फाहिन की अगर हम बात करते हैं बच्चा तो अर्ली 5th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा के आसपास, यानी कि लगभग आप मान करके चलिए 415 420, आज से लगभग कितने, आज से लगभग 1600 ईयर्स पहले फाहिन जब भारत आया तो वो भारत क्यों आया था? क्योंकि वो बुद्धिज्म से रिलेटेड भारत के अंदर स्टडी करने के लिए आया था, महात्मा बुद्ध और बुद्धिज्म से जुड़ी हुई प्लेसेस को विजिट करने के लिए आया था। तो फाहिन जब आता है तो वो अपनी किताब अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स के अंदर बताता है गुप्ता डायनास्टी के बारे में, गुप्ता सोसाइटी के बारे में। वो लिखता है कि भैया लोग बहुत खुश हैं, गुप्तास के टाइम पर वो लिखता है कि लोग बहुत खुश हैं, लोगों के ऊपर कोई हैवी टैक्सेस वगैरह नहीं है, लोग जहां पर रहते हैं उन्हें किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को बहुत सख्ताई के साथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पीपल आर वेरी हैप्पी विद देयर ओन
फार्मर्स जो है क्या करते हैं, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से थोड़ा बहुत जो है वो टैक्स के तौर पर दे देते हैं राजा को। साथ ही साथ वो लिखता है कि जो किंग है, जो राजा है और उसके जो गार्ड है वो क्या करते हैं, उनको सैलरीज वगैरह प्रॉपर तरीके से मिलती है। साथ ही साथ वो बताता है कि गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि यूपी बिहार के इलाके में, इन एरियाज के अंदर जहां पर भी गुप्ता एम्पायर का, गुप्ता डायनास्टी का कंट्रोल हमें देखने को मिलता है बच्चा जी, वहां पर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, वहां पर लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग बहुत काइंड है। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्टली हमें किस बारे में बता रही हैं? ये सारी चीजें इनडायरेक्टली हमें इस टाइम पर प्रॉस्पेरिटी के बारे में बता रही हैं। अब मान लो पाकिस्तान कहता है कि भैया साडे घर सारा चीज चंगा, पाकिस्तान लिखता है कि भैया हमारे यहां तो सब चीज बढ़िया है, देखो हम तो मौज ले रहे हैं। बट हमें पता है ना कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास खाने को प्रॉपर तरीके से अनाज नहीं है ना। पाकिस्तान के पास लोगों के पास वहां पर प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं है। इनफैक्ट कई प्रॉब्लम्स हमें हमारे देश के अंदर भी देखने को मिलती हैं। तो कहने से सब नहीं होता, दिख जाती हैं चीजें। तो इसी तरीके से फाहिन ने भी बताया, लिखा कि भैया देखो ऐसा है कि भले ही हरि सेन की बात तुम ना मानो आगे चल करके, पर मैं लिख करके जा रहा हूं, एक चाइनीज की बात तो मानोगे जो कभी भारतीयों की तारीफ नहीं करते, कि भैया यहां पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें होती हुई देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि किस तरीके से गुप्ता पीरियड के अंदर समाज के अंदर प्रॉस्पेरिटी थी, लोग खुश थे, और ये सारी बातें हमें यहां पर एक तरीके से जीता जागता सबूत देती हैं बच्चा जी, सिंपल सी बात है। अब फाहिन के अलावा हम यहां पर क्या देखते हैं, फाहिन यहां पर बताता है कि भैया लोग तो खुश हैं, बट लोग काइंड भी हैं, आपस में एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। कैसे कि जो मर्चेंट कम्युनिटी है, जो मर्चेंट फैमिलीज हैं, जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, ये लोग जो हैं गरीब लोगों को, ऑर्फन्स को दान देते हैं, उनको घर बना करके देते हैं, फूड, मेडिसिन। यानी कि भारत का जो कल्चर है वसुदैव कुटुंबकम का, कि पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है, भारत की जो संस्कृति है कि भैया सबका हेल्प करने का जो हमारा कल्चर है, वो चीज हमें यहां पर भी देखने को मिलती है। फाहिन बताता है कि भैया यहां पर लोगों के पास बहुत पैसा है, वेल्दी है मर्चेंट्स, शहरों के अंदर बहुत ब्यूटीफुल होम्स इसको देखने को मिलते हैं। कहता है कि भैया सड़कें बहुत क्लीन है, साफ सुथरी हैं। साथ ही साथ बताता है कि कुछ यहां पर आउटकास्ट लोग भी हैं, चांडाल्स भी हैं। यानी कि इससे पता लगता है कि भारत के अंदर कास्ट सिस्टम इस टाइम पर थोड़ा सा रिजिड हमें होता हुआ देखने को मिल रहा था। इसके अलावा यह बताता है कि भैया शहर के अंदर कुछ लोग जो हैं अनइक्वल भी हैं, यानी कि समाज के अंदर हर कोई खुश नहीं है, कुछ लोग जो हैं बैकवर्ड भी है। तो ये सारी बातें हमें फाहिन के अकाउंट से यहां पर देखने को मिलती हैं, और कई हिस्टोरियंस का मानना है कि भैया फाहिन जो है हमें काफी ठीक ठाक जानकारी, काफी ठीक ठाक इंफॉर्मेशन देता है, और उन्होंने इसके फाहिन के अकाउंट्स को बाकी लोगों के अकाउंट्स के साथ, बाकी जो राइटिंग्स हमें इस टाइम पर मिली, जो सोर्सेज मिले, उनके साथ मैच करके भी देखा। तो ये सारी बातें जो है हमें गुप्ता पीरियड के बारे में, गुप्ता डायनास्टी के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो ये था फाहिन, और कैसे फाहिन ने यहां पर भारत को गुप्ता पीरियड के समय पर बताया उसके बारे में। यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, बाकी मैंने देखा है कि अभी आपकी क्लास 7th एसएसटी का पार्ट 2 भी आ गया है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना क्या आपके स्कूल्स के अंदर पार्ट 2 अभी से फॉलो करा जा रहा है या नेक्स्ट ईयर से फॉलो करा जाएगा। क्या फाइनल एग्जाम्स में आपका पार्ट 2 आएगा, तो मैं फिर उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस वगैरह भी बच्चा जी बनाऊंगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में, कि हमें यहां पर जितनी भी चीजें अभी तक पता लगी, तो ये तो समझ आ गया कि गुप्ता का जो पीरियड था, गुप्ता एम्पायर का जो पीरियड था, इस टाइम पर हमें शांति, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट्स, ये सारी चीजें होती हुई देखने को मिली। आस पड़ोस में और भी एम्पायर किंगडम्स थे जिनके साथ कभी कभी हमें लड़ाई झगड़े यहां पर जो है होते हुए देखने को मिलते थे, वॉर्स वगैरह यहां पर हमें होती हुई देखने को मिलती थी। गुप्ताज ने काफी सारी लड़ाइयां भी करी, डिप्लोमेसी के साथ, अलायंसेस के साथ भी चीजें करी। कौटिल्य की जो यहां पर सप्तांग थियरी हमें देखने को मिलती है कि भैया राजा और राजा की ड्यूटीज क्या है, उनको फॉलो करते हुए गुप्ता एम्पायर के अंदर जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी काम करा। उन्होंने भी कई राजाओं के साथ दोस्ती बनाई, कई राजाओं के साथ लड़ाइयां लड़ी। तो एक बैलेंस हमें यहां पर देखने को चीजों का मिलता है। साथ ही साथ आर्ट के अंदर, साइंस के अंदर, लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारा डेवलपमेंट हमें इस टाइम पर पीरियड में बच्चा जी होता हुआ देखने को मिला। अब क्या कुछ डेवलपमेंट हुए, क्या सी चीजें रही, वो अब हम आगे चल करके थोड़ा सा यहां पर देखेंगे।
सो देखिए, अगर हम गुप्ता पीरियड के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि गुप्ता पीरियड के अंदर पॉलिटिक्स किस तरीके से होती थी, गुप्ता पीरियड के अंदर किस तरीके से देश मतलब लोग काम करते थे, तो हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हमें यहां पर देखने को मिलता था। हम देखते हैं कि पूरा एम्पायर अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर बटा हुआ था, यानी कि जिस तरीके से आज आप देखते हो कि भारत है, भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, उसी तरीके से गुप्ता एम्पायर भी अलग अलग राज्यों के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर बटा हुआ था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो गुप्ता किंग्स होते थे वो क्या करते थे, वो यहां पर लैंड ग्रांट्स वगैरह दे देते थे लोकल रूलर्स को, प्रीस्ट को, चीफटेन्स को। यानी कि क्या होता था, यहां पर जमीन जो है दान में दे दी जाती थी कि भैया ऐसा है, ये एरिया आपके पास है, आप इस एरिया के ऊपर जो है चीजें संभालो, आप यहां से जो है क्या करोगे, टैक्स कलेक्शन का काम करोगे। इस चीजों के बारे में पता लगता है। यानी कि गुप्ता एम्पायर के अंदर जो राजा महाराजा थे वो खुद सारी चीजें होल्ड नहीं करते थे। उन्होंने क्या करा, जो भी उनके पास लैंड है उसको बांट दिया, कुछ जमीन इन लोगों को दे दी, कुछ जमीन उन लोगों को दे दी, सबको कह दिया कि भैया आप क्या करो, अपने अपने हिसाब से यहां पर टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स कलेक्ट करके हमें दो। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली। पता लगता है कि जो लोकल लीडर्स थे, यानी कि लोकल लेवल पर जो लोग थे गांव के अंदर या बाकी एरियाज के अंदर, उनके पास काफी ज्यादा पावर्स थी चीजों को मैनेज करने की। तो हम कह सकते हैं कि गुप्तास के समय पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। ये नहीं कि जो राजा बैठा हुआ है कैपिटल के अंदर उसके पास सारी पावर्स है, नहीं। अनलाइक मौर्यास, मौर्यास के अंदर क्या था कि भैया राजा जो होता था, जो पाटलिपुत्र के अंदर बैठता था, उसके पास सारी पावर्स होती थी। यहां ऐसा नहीं है। यहां पर हमें एक फ्यूडल सिस्टम देखने को मिलता है। यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है बच्चा जी, यहां पर हमें एक फ्यूडल सिस्टम देखने की शुरुआत होती हुई मिलती है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर राजा जमीन को बांट दे रहा है कि भैया हमने क्या करा, हमने लैंड को बांट दिया, अब इस लैंड के ऊपर से टैक्स कलेक्ट करके तुम हमें दो, यहां पर थोड़ा बहुत जो है चीजों को गवर्न करो। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहां पर जो है बच्चा जी होती हुई देखने को गुप्ता पीरियड के अंदर मिलती हैं। आगे चल करके जब हम गुप्तास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गुप्ता रूलर्स थे, इन लोगों ने पहले के रूलर्स के तरीके से राजा महाराजा जैसे टाइटल नहीं लिए। इन्होंने भारी भरकम टाइटल लिए, जैसे कि ये खुद को कहते थे महाराजा धीराज, ये कहते थे सम्राट, ये कहते थे चक्रवर्तिन। यानी कि इससे पता लगता है कि गुप्ता पीरियड के जो रूलर्स थे उनके अंडर काफी सारे राजा महाराजा आते थे। तो गुप्तास जो है बहुत पावरफुल थे। महाराजा धीराज का मतलब क्या है कि महाराजाओं का भी महाराजा, यानी कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारे महाराजा आ जाते हैं। अब बताओ, तो किंग्स तो कितने ही आते होंगे। तो कुल मिलाकर के हमें पता लगता है कि गुप्तास जो हैं वो सिर्फ मिलिट्री कंक्वेस्ट, लड़ाई झगड़े से ही काम नहीं चलाते थे। उन लोगों ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी करे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस का मतलब क्या है कि अपने आप को पावरफुल करने के लिए साथ के एम्पायर के साथ, साथ के राजा महाराजा के साथ शादी वगैरह भी करी। तो हमें यहां पर एग्जाम्पल देखने को मिलता है किनका, प्रभावती गुप्त का। प्रभावती गुप्ता की अगर हम बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी, जो वकाटका प्रिंस के साथ शादी करती हैं। तो देखो, अगर आप मैप उठा करके देखोगे तो ये येलो वाला पोर्शन आपको गुप्तास का मिल रहा है, ये पिंक वाला जो है ये क्या है, ये वकाटका डायनास्टी है। अब वकाटका डायनास्टी कहां पर रूल कर रही है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाले रीजन के अंदर आपको रूल करती हुई देखने को मिल रही है। तो वकाटका डायनास्टी से गुप्तास ने डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा यार हमारा पड़ोसी है, रोज रोज लड़ाई करेंगे तो परेशान है। इन्होंने अपनी सिस्टर की मैरिज यहां पर कर दी, अपनी बेटी की मैरिज यहां पर कर दी कि भैया अब हम क्या है, रिलेशन में आ गए, यहां लड़ाइयां नहीं होती। तो हम देखते हैं कि वकाटकास के साथ एक मैट्रिमोनियल अलायंस करा गया। प्रभावती गुप्ता को यहां पर जो है उनकी बेटी की, जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है, उनकी शादी कराई गई। क्या कह रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या सोच रहे हो कि भैया पाकिस्तान में भी कोई ऐसी लड़की हो तो उससे हम शादी कर लेते हैं, नवाज शरीफ की लड़की से शादी करा दो किसी हमारे नेता की, कि पाकिस्तान लड़ाई नहीं करेगा। बेटा पाकिस्तान ऑलरेडी जो है बहुत जगह ऑक्यूपाइड है। पाकिस्तान, चाइना ने भी उसे घेर रखा है, उसे अमेरिका ने भी घेर रखा है कि नहीं भैया तुम हमारी दुल्हन बनो, इनकी इंडिया की बनने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं काम चलता, हम मैट्रिमोनियल अलायंसेस आज के समय पर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया। तो कुल मिलाकर के जोक्स अपार्ट हम क्या देखते हैं कि गुप्ताज ने सिर्फ लड़ाई झगड़े ही नहीं करे, गुप्ताज ने जो है बचा मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू भी खुद को पावरफुल करने की कोशिश करी, खुद को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी। साथ ही साथ हम यहां पर क्या देखते हैं बचा कि प्रभावती गुप्ता जी के जो हस्बैंड थे उनकी बहुत जल्दी डेथ यहां पर हो जाती है, जिसके बाद
वकाटका डायनास्टी को प्रभावती गुप्ता ही संभालती हैं जब तक उनके बेटे आगे चल करके राजा नहीं बन जाते। और इस समय पर हम देखते हैं कि गुप्ताज और वकाटकास के रिलेशंस जो हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि जो प्रभावती गुप्ता थी वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी फॉलोअर थी, तो उन्होंने विष्णु जी के 7 टेंपल्स बनवाए, जिसमें से एक टेंपल बड़ा फेमस है जो आपको कहां देखने को मिलता है, रामगिरी महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, जिसका नाम है केवल नरसिंहा टेंपल। तो ये केवल नरसिंहा टेंपल आपको देखने को मिलेगा जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के हमें पता लगता है कि कैसे जो गुप्ता किंग्स थे, उनकी जो बाकी रूलर्स थे, वो कैसे रिलीजियसली भी किधर की तरफ इंक्लाइन थे। तो ये सारी जानकारियां हमें यहां पर बच्चा जी देखने को विद द टाइम मिलती हैं। प्रभावती गुप्ता के अलावा अगर हम यहां पर देखें, अब हम बात करेंगे गुप्ताज की इकोनॉमी की, कि गुप्ताज के बाद पैसा कहां से आता था, उस टाइम पर इकोनॉमिक सोर्स क्या था। अब हम इस बारे में बात करेंगे। सो देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो फर्स्ट। साथ ही साथ ये नोट्स आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक आपके सामने है, मोशन फाउंडेशन नोट्स। आप वहां से जाकर के इस चैप्टर के और बाकी पुराने चैप्टर्स के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज जाइएगा, डाउनलोड नोट्स को जरूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, आगे चलते हैं। साथ ही साथ किसी बच्चे का कोई भी डाउट है सो यू ऑल आर फ्री टू टेक्स्ट मी एनी टाइम ऑन इंस्टाग्राम, कमेंट्स के अंदर आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब आपको उसका जरूर दूंगा, आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मैंने बताया ही कि द गौतम लखानी जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप सर्च करना बच्चा, आपको मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा विदाउट एनी फेल। मैं हर बच्चे को रिप्लाई करता हूं जिसका भी मैसेज मेरे पास वहां पर आता है, बट हाँ थोड़ा समय जरूर लग सकता है, बट हाँ आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू। ओके जी, चलिए अब देखिए गुप्ताज की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो गुप्ताज की जो मेन इनकम थी बच्चा वो क्या थी। गुप्ताज की जो मेन इनकम थी वो लैंड टैक्स से आती थी। कहां से आती थी? लैंड टैक्स से आती थी। यानी कि वही गुप्ताज भी जो है क्या करते थे, लैंड के ऊपर रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, फाइन्स लगाते थे, माइंस जो थी, माइनिंग जहां पर होती थी वहां पर टैक्स होते थे, बाकी जो इरिगेशन खेती हो रही होती थी, ट्रेड होता था, क्राफ्ट होता था, वहां से भी पैसा आता था। यानी कि जो बाकी राजा महाराजाओं का सोर्स ऑफ इनकम था वही गुप्ताज का भी था। और उसी तरीके से पैसा खर्च कहां होता था? आर्मी के ऊपर होता था, टेंपल्स के ऊपर होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता था, रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। बट साथ ही साथ हम यहां पर क्या देखते हैं कि गुप्ताज के पीरियड में हमें काफी ज्यादा क्या होता हुआ देखने को मिला बच्चा जी, काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स भी होते हुए देखने को मिले। तो जब मैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करता हूं बच्चा, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे कि इस टाइम पर काफी सारे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट भी हुए। यानी कि यहां पर अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के अंदर भी डेवलपमेंट हमें होता हुआ देखने को मिला। इस टाइम पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या करता था? कपड़ा, स्पाइसेस, आइवरी, जेमस्टोन्स, इन सारी चीजों को जो है मेडिटेरेनियन सी के रास्ते बाकी देशों को भेजता था। और जब बात आती है अरेबियन सी के अंदर सोकोत्रा आइलैंड की, ये सोकोत्रा आइलैंड आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी लोकेशन को देखें तो ये कहां पड़ता है? ये पड़ जाता है जहां पर अरेबियन सी रेड सी को कनेक्ट करती है ना, यमन के नीचे और सोमालिया के ईस्ट में। तो सोमालिया के ईस्ट में अगर आप देखोगे और यमन के नीचे देखोगे तो एक छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड जो है एक मेन ट्रेडिंग स्टॉप था। यहां पर भारत से लोग जाते थे, सामान देते थे और आगे फिर यह सामान बाकी के देशों में पहुंचाया जाता था। हम देखते हैं कि हमारे ट्रेड रिलेशंस इजिप्शियंस के साथ, अरब्स के साथ, रोमन्स के साथ, ग्रीक्स के साथ यहां पर काफी लंबे समय से थे। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं, जिससे पता लगता है कि भैया गुप्ता पीरियड में ट्रेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इस टाइम पर काफी सारे डेवलपमेंट्स हमें ट्रेड की फील्ड में होते हुए देखने को मिले। और जब इकोनॉमी में पैसा आएगा तो भैया कल्चर को भी हम साथ साथ प्रमोट करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम बाकी चीजों पे ध्यान कैसे देंगे? तो ये सारे डेवलपमेंट्स हमें विद द टाइम यहां पर बच्चा जी होते हुए देखने को मिले। अब देखिए क्या है कि इस टाइम को हम क्लासिकल एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं काफी सारे नए आइडियाज बाहर निकल करके आए। जैसे कि अगर हम गुप्ताज की बात करें तो गुप्ता रूलर्स जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, वो विष्णु जी को फॉलो करते थे। तो हम देखते हैं कि जो भी क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस वगैरह हमें यहां पर देखने को मिलते हैं उस पर भगवान विष्णु या विष्णुइज्म, वैष्णवाइज्म से जुड़े हुई चीजें देखने को मिलती हैं। बट ये लोग बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे। हम देखते हैं कि चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई हो या काफी सारे बुद्धिस्ट विहार हो गए हो,
गुप्ता डायनास्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने उन चीजों को सपोर्ट करा। हम देखते हैं कि इस टाइम पर काफी ज्यादा शांति, स्टेबिलिटी हमें बनती हुई देखने को मिली, प्रोग्रेस हमें अलग अलग फील्ड्स के अंदर आता हुआ देखने को मिला। इस टाइम पर हम देखते हैं कि संस्कृत के ऊपर बहुत काम करा गया। जैसे कालिदास जी की हम बात करते हैं तो कालिदास जी ने बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी। जितने भी हमारे पुराण हैं, है ना, जो सनातन कल्चर के अंदर, हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर फॉलो करे जाते हैं, उन पुराणों को यहां पर डेवलप करा गया। साथ ही साथ आर्यभट्ट हो गए, वहामीर हो गए, इन लोगों ने जो है मैथमेटिक्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर काम करा। मेडिकल साइंसेस की अगर हम बात करें, मेडिकल टेक्स्ट की बात करें, तो उस पर भी हमें काम होता हुआ यहां पर देखने को मिलता है। हमें मेटलर्जी के अंदर भी प्रोग्रेस होती हुई देखने को मिलती है। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने तुम्हें बताया ही। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस टाइम पर इकोनॉमी भी काफी ज्यादा मजबूत थी। तो कुल मिलाकर के ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस टाइम पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें यहां पर होते हुए देखने को मिले, हर फील्ड के अंदर ही। जब बात आती है यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की, तो आर्यभट्ट के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। आर्यभट्ट जी की जब हम बात करते हैं तो बच्चा ये पटना में रहते थे, कुसुमपुरा जो प्रेजेंट डे पटना के पास है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आर्यभटिया। ये आर्यभटिया या आर्यभटियम जो है हमें किस बारे में बताती है? मैथमेटिक्स के बारे में बताती है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताती है। माना जाता है कि सन के क्या मोशंस हैं, मून किस तरीके से काम करता है, प्लैनेट्स क्या काम करते हैं, अर्थ किस तरीके से हमारे रोटेशन, रेवोल्यूशन करती है, डे नाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें आज से लगभग 1600 ईयर्स पहले आर्यभट्ट जी ने बता दी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जिन चीजों को लेकर के आज नासा और वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हमारे लोगों ने उन चीजों को आज से 1500 साल पहले, 1600 साल पहले ऑलरेडी लिख डाला था। हम बात करते हैं जब आर्यभट्ट जी की, तो आर्यभट्ट जी ने बताया कि भैया अर्थ जो है वो किस तरीके से रेवोल्यूशन अपना कंप्लीट करती है। तो उन्होंने कहा कि अर्थ को 365 डेज, 6 आवर्स और 12 मिनट्स 30 सेकेंड्स यहां पर कंप्लीट लगते हैं सन के अराउंड घूमने में। और आज अगर हम मॉडर्न कैलकुलेशन देखेंगे तो उसका वो पास ही है बहुत, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स, यानी कि कुछ आधे घंटे के फर्क को यहां पर इन्होंने डिकोड कर दिया। अब आप देख पा रहे हो, इन्होंने अर्थ के साइज के बारे में बताया, अर्थ के शेप के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि भैया ये सोलर और लूनर एक्लिप्स क्यों होते हैं, चंद्र ग्रहण या जो हम चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कहते हैं, ये क्यों होता है। मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशंस की बात करी, इक्वेशंस की बात करी। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि कैसे आज से 1500-1600 साल पहले भारत ने मैथ्स की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, कॉस्मोलॉजी के अंदर कितना कुछ अचीव कर लिया था। और सिर्फ बात आर्यभट्ट जी की ही नहीं है, हम देखते हैं कि यहां पर हमें वराहमिहिर भी देखने को मिलते हैं। वराहमिहिर भी जो है वो भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, जो उज्जैनी के पास रहते थे, है ना, यानी कि जो प्रेजेंट डे उज्जैन है उसके आसपास के इलाकों में। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था बृहद संहिता। इस बृहद संहिता के अंदर इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में भी इन्होंने बताया, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, इन सब चीजों के बारे में बताया। तो हमें पता लगता है कि यार कितना ज्यादा जो भारत का कल्चर था, हेरिटेज था, वो कितना ज्यादा रिच था। और हम अगर इनकी बात करें तो हम यहां पर देखते हैं कि इन्होंने मेरू स्तंभ को बनाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल या कहिए आप हमारे पास मॉन्यूमेंट है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं या जो भी हमारा मून है, ये मून की अपनी लाइट नहीं है, प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं है, ये सन की लाइट का इस्तेमाल करते हैं चमकने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, फ्लैट वाली बातें नहीं करी इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि भैया जो ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है। मैथमेटिशियंस के बारे में इन्होंने, मैथमेटिक्स के बारे में इन्होंने बताया, जो आज हमें पास्कल्स ट्रायंगल थ्योरी देखने को मिलती है, इन्होंने आज से 1500 साल पहले उसको बता दिया था। अब आप सोच रहे हो कि भैया जब इतना कुछ बता दिया था तो आज हमें अब क्यों पता लग रहा है इनके बारे में? क्योंकि बेटा जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेजों ने भारत को जब लूटा, या उससे पहले और भी जब भारत के अंदर इन्वेजन्स हुए, इन इन्वेजन्स ने भारत को सिर्फ पैसे से ही नहीं लूटा, भारत को नॉलेज वाइज, कल्चर वाइज भी बर्बाद करने की कोशिश करी। बट भारत और भारत की संस्कृति एक ऐसा समुद्र है कि इन लोगों को लगा था कि भैया वहां से बाल्टियां भर लेंगे, खत्म हो जाएगा। नहीं, आज भी अगर आप देखो, आज भी फ्यूचर की भी अगर हम बात करें, सो इतना ज्यादा हमारे ऊपर टॉर्चर हुआ, इतना ज्यादा हमारे साथ गलत हुआ हिस्ट्री के अंदर, बट उसके बाद भी भारत और भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर वैसे का वैसा ही है, एकदम पवित्र। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे और महान बनाएं।
तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हमें यहां पर बच्चा जी देखने को पता चलती हैं। आगे चलते हैं, कालिदास के बारे में अगर बात करते हैं तो कालिदास जो एक फेमस संस्कृत लिटरेचर को लेकर के संस्कृत पोएट हुए, जो पोएट्री के बारे में काफी कुछ बताते हैं, वो भी इस टाइम पीरियड के बारे में हमें काफी सारी जानकारी देते हैं। हम देखते हैं कि कालिदास की बहुत सारी पोएम्स या प्लेज वगैरह हमें यहां पर देखने को मिले, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मेघदूतम, जो उस टाइम के बारे में बताती है, उस टाइम के नेचर के बारे में, नॉर्थ इंडिया के कल्चर के बारे में, लैंडस्केप के बारे में, वेदर के बारे में हमें जानकारी देती है। साथ ही साथ इनकी किताब एक पोयम है रघुवंशम, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो हमें कालिदास जी और उस टाइम के कंटेम्प्रेरी चीजों के बारे में बताती हैं कि किस तरीके का समाज था, किस तरीके की सोसाइटी थी। ये सारी बातें हमें जानकारी मिलती है कालिदास जी के बहुत सारे जो इन्होंने काम करे उनसे। कालिदास जी के बाद अगर हम यहां पर देखें बच्चा, तो आप समझिए कि चाहे कालिदास हो गए हों, चाहे वरामीर हो गए हों, या उनसे पहले आर्यभट्ट हो गए हों, या गुप्तास के पीरियड में फाहिन आकर के जो बातें लिखता है, ये सारी चीजें हमें बताता है कि गुप्ता रूलर्स ने क्या करा भैया। गुप्ता रूलर्स ने एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करा जहां पर चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे क्राफ्ट्समैनशिप हो, वो डेवलप हुई। हम देखते हैं कि गुप्तास के समय पर सारनाथ को अगर आप देखें, जहां पे बुद्धिज्म से जुड़े हुए काफी सारी चीजें हैं, या अजंता केव्स की बात करें महाराष्ट्र के अंदर, या हम बात करें गुप्तास की, तो गुप्तास के पीरियड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए पेंटिंग्स के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, बाकी चीजों के अंदर भी होता हुआ देखने को मिला। अजंता केव्स की ही अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अजंता केव्स के अंदर हम बोधिसत्व पद्मापाणि के बारे में देखते हैं जो यहां पर बनाया गया। उदयगिरी केव्स की जब हम बात करते हैं भुवनेश्वर के अंदर, तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को वहां पर दिखाया गया, कैसे महाभारत के सीन्स को वहां पर इस टाइम पर बनाया गया। तो कुल मिलाकर के गुप्तास के समय पर हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी के मामले में, नॉलेज के मामले में, लिटरेचर के मामले में, हर तरफ हमें डेवलपमेंट्स जो है यहां पर होते हुए देखने को विद द टाइम मिल रहे थे। और इन्हीं सब डेवलपमेंट्स की वजह से गुप्ता पीरियड को हम क्या कहते हैं, क्लासिक एज भी कहते हैं। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई गुप्ता पीरियड इज नोन एज द क्लासिकल एज, कि गुप्ता पीरियड को हम क्लासिकल एज क्यों कहते हैं। तो इन सब डेवलपमेंट्स की वजह से ही बच्चा जी हम कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, अपने आंसर्स में लिखना है प्रॉपरली, ठीक है। अब देखो, गुप्तास के अलावा हम क्या देखते हैं कि 6th सेंचुरी तक आते आते, है ना, गुप्तास का जो अंपायर था वो वीक होना शुरू हो गया। इस टाइम पर हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेजन्स भी शुरू हो गए थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, सेंट्रल एशिया की तरफ से, हुन ट्राइब्स के बारे में। और हम देखते हैं कि गुप्तास के जो रूलर्स थे वो भी धीरे धीरे जो है यहां पर कमजोर होते हुए देखने को मिल रहे थे। इंटरनल चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा थे, साथ ही साथ नई रीजनल एम्पावर्स का भी राइज हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिल रहा था। सो गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, ये लगातार हुन्स के इन्वेजन्स हो रहे थे, साथ ही साथ गुप्ता एम्पायर अब कमजोर हो रहा था। जो सक्सेसर्स आए, जो आगे चल करके रूलर्स वगैरह आए, वो इन्वेजन्स को प्रॉपर्ली स्टॉप नहीं कर पाए, डिफेंस नहीं कर पाए। तो इन वजहों से धीरे धीरे करके गुप्ता एम्पायर का हमें डिक्लाइन होता हुआ विद द टाइम मिला। और इनकी जगह पर हम देखेंगे कैसे आगे चल करके कि फिर हर्षवर्धन और बाकी लोग पावर के अंदर आते हैं, राइज करते हैं। तो ये था गुप्ता एम्पायर के बारे में और उनके डिक्लाइन के बारे में, जिसको हमने इन डिटेल जाकर के, इन डेप्थ जाकर के समझा पढ़ा। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी बच्चे का यहां तक कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। बाकी साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है। बाकी ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट के ऊपर से मिल सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाइए, इस नोट्स को, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। अब आगे की तरफ चलते हैं और बात करेंगे कि किस तरीके से साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में बाकी डायनास्टीज थी। अब हम उनके बारे में यहां पर चीजों को पढ़ेंगे, उनके बारे में चीजों को समझेंगे। सो देखिए, नॉर्थ के अंदर, वेस्ट के अंदर, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया वाला मेजर पार्ट है बचा, वहां पर तो गुप्ताज रूल कर रहे थे। बट उसके अलावा जब हम यहां पर बात करते हैं साउथ की, नॉर्थ ईस्ट की, तो हम क्या देखते हैं कि साउथ के अंदर हमें पल्लवास जो है बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल डायनास्टी के तौर पर राइज होते हुए यहां पर देखने को मिले। पल्लवास की जब हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर रूल कर रहे थे। पल्लवास को अगर हम देखें तो ये पहले सातवाहनास के एक तरीके से ट्रिब्यूटरीज थे, यानी कि सातवाहनास के अंडर आते थे। ध्यान है, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर गौतमी पुत्र सतकर्णी और सातवाहन डायनास्टी के बारे में पढ़ा था।
तो जब सातवाहना डायनास्टी का डिक्लाइन हुआ तो हम देखते हैं कि पल्लवास का राइज हमें यहां पर जो है एज अ इंडिपेंडेंट रूलर्स, एज अ इंडिपेंडेंट किंगडम होता हुआ देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं शिवजी के और साथ ही साथ बहुत बड़े फॉलोअर थे, तो जिस वजह से ये भगवान शिव को लेकर के काफी बड़े बड़े टेंपल्स वगैरह यहां पर बनाते हैं। पल्लवास की जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम था, जिसको अ सिटी ऑफ 1000 टेंपल्स भी कहा जाता था। तो आप मान करके चलिए कि जब हम पल्लव डायनास्टी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा खुद को डेवलप करा, इन लोगों ने बहुत ज्यादा टेंपल आर्किटेक्चर की तरफ, बाकी चीजों की तरफ ध्यान दिया। शैविज्म को प्रमोट करने के लिए, भगवान शिव और उनसे जुड़ी हुई चीजों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे काम इन लोगों ने यहां पर करे। तो पल्लवा डायनास्टी या पल्लवा किंगडम की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो ये लोग बहुत पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट डायनास्टी है साउथ इंडिया के अंदर, जो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले रीजन्स के अंदर रूल करती थी इस टाइम पीरियड पर। साथ ही साथ जब बात आती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हमें कमरूप डायनास्टी देखने को मिलती है, कमरूप किंगडम देखने को मिलती है, जहां पर वर्मन डायनास्टी का रूल हमें होता हुआ देखने को मिलता था। तो जो प्रेजेंट डे बंगाल का हिस्सा हो गया, बांग्लादेश का पार्ट हो गया, या मान करके चलिए असम के हिस्से हो गए, वहां पर कमरूप किंगडम हमें देखने को मिलता था। वर्मन डायनास्टी हमें वहां पर देखने को मिलती थी। कमरूप्स को जो है बच्चा प्रयाग ज्योतिष भी बोला जाता है। इनके बारे में हमें रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर भी जिक्र आता हुआ देखने को मिलता है। कमरूप्स की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कल्चरली और पॉलिटिकली ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। इन्होंने काफी सारी मोनास्ट्रीज वगैरह, टेंपल्स वगैरह भी बनाए। और जब बात आती है समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को लेकर के लिखा जाता है कि कैसे समुद्रगुप्त ने पल्लवा किंग विष्णुगुप्त और साथ ही साथ कामरूप किंग बालवर्मन को हराया था। और हम देखते हैं कि ये दोनों लोग जो हैं फिर उनके एक तरीके से ट्राइब्यूटरी के तौर पर काम करते थे, यानी कि इन लोगों को हराया तो गया बट इनको इनकी जगह भी दे दी गई कि ठीक है भैया आप रूल करते रहो, बट बदले में हमें टैक्स वगैरह, पैसा वगैरह विद द टाइम देते रहना। तो ये सारी चीजों की जानकारी हमें जो प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहां से जानकारी मिलती है कि कैसे समुद्रगुप्त ने इन लोगों को हराया था। आगे चल करके जब हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड की, तो देखिए गुप्तास के समय पर पेंटिंग्स के अंदर, कार्विंग्स के अंदर, स्कल्पचर्स के अंदर, यानी कि मूर्तियां, पेंटिंग, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स जो हैं विद द टाइम होते हुए देखने को मिले। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चीजें यहां पर हमें बनती हुई बच्चा जी देखने को मिली। जब बात आती है गुप्ता डायनास्टी की, तो हम देखते हैं कि यूपी के अंदर अहिछत्र नाम की एक जगह है। अहिछत्र के अंदर अगर हम यहां पर देखें तो हमें काफी सारी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें गंगा मैया को, यमुना मैया को, है ना, रिवर्स को दिखाया गया है कि कैसे गंगा जी जो है वो अपने वाहन के ऊपर, क्रोकोडाइल के ऊपर जो है देखने को मिल रही हैं। यमुना जी किस तरीके से टॉर्टवाइज के ऊपर हमें देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम देवघर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां पर हमें विष्णु जी का टेंपल देखने को मिलता है, जिसका नाम है दशावतार टेंपल, जहां पर दिखाया गया है कि कैसे शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दशावतार टेंपल है जो गुप्ता पीरियड के समय पर बनाया गया था। और ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैसे पत्थर को काट करके यहां पर दिखाया गया है कि भगवान विष्णु जो है शेषनाग के ऊपर जो है भैया क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जो उनकी मुद्रा है वो दिखाई गई है। साथ ही साथ हम यहां पर जब बात करते हैं अजंता केव्स की, तो अजंता केव्स के अंदर भी काफी सारे आपको यहां पर जो है टेंपल्स, पेंटिंग्स वगैरह इस टाइम पीरियड पर बनती हुई देखने को मिलती हैं। उदयगिरी केव्स के अंदर भी हम देखते हैं कि गुप्तास के टाइम पीरियड में काफी ज्यादा चीजें हमें होती हुई देखने को मिली विद द टाइम। तो कुल मिलाकर के आर्ट के मामले में, आर्किटेक्चर के मामले में, इकोनॉमिकली, लिटरेचर के थ्रू, कल्चरली गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स विद द टाइम बच्चा जी हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसके अंदर हमने गुप्तास के बारे में और उस टाइम पर जो बाकी डायनास्टीज थी उनके बारे में इन डिटेल जाकर के पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीजें क्लियरली समझ आ गई होंगी। ये नोट्स मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वेबसाइट से, जो नीचे लिंक गिवन है वहां से जाकर के। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक द सेशन एवरीवन। एंड किसी का कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके भी अपना डाउट आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। तो सब बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड चलिए इस चैप्टर को, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से वो भी देख सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मोशन है तो भरोसा है, लव यू ऑल।